नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। 1960 के दशक में एक फ़िल्म आई थी, नाम था वक्त। इस फिल्म के सभी गाने बड़े चर्चित हुए थे, मशहूर हुए थे। आज की जो जनरेशन जी है वे शायद इन गानों से परिचित नहीं होगी। वर्तमान परिदृश्य में विशेषकर पिछले हफ्ते या 2 दिन पहले से जो घटनाएं घट रही हैं उनके चलते मुझे इसके 2 गीत याद हो आए। एक गीत जो आशा भोसले जी ने गाया था, कौन आया है कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। और दूसरा गीत है, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस बहाने वक्त का बदले मिजाज। तो मित्रों, वक्त का मिजाज बदलता हुआ नज़र आ रहा है। चीज़ें इतनी तेज़ी से इस मुल्क में बदल रही हैं, विशेषकर राजनीतिक हालातों की मैं चर्चा कर रहा हूं, कि सत्ताधीश इस समय डरे हुए हैं, क्योंकि जनरेशन जी सड़कों पर उतर आई है। पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में किसी न किसी मुद्दे को लेकर जन सरोकारों से जुड़े लोग, विशेषकर युवा, सड़कों में हैं। ऐसे में उन लोगों को जो बड़े अरसे से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई तो आएगा, किसी के आने से तो उम्मीद बंधेगी कि अब परिवर्तन होगा। नाना प्रकार का अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार जो हम देख रहे हैं, उसको बदलने के लिए कोई ताकत तो खड़ी होगी। इसलिए मुझे आशा जी की आवाज़ वाला गीत याद आ गया कि कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। और दूसरा गीत कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। हमारे सत्ताधीश, विश्व भर के जो सत्ताधीश होते हैं, वो कभी भी वक्त से नहीं डरते हैं। उनको आभास ही नहीं होता है कि उनके पैरों तले ज़मीन कब खिसक जाएगी। तो अब माहौल ऐसा लगने लगा है कि कुछ बदलाव ज़रूर आएगा, कुछ करेक्शंस ज़रूर अब होंगे। पिछले हफ्ते एक ऐसी घटना हुई है या ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके चलते मुझे हिंदू दर्शन में, हिंदू पौराणिक कथाओं में जिस आत्मा का वर्णन है उसकी भी याद हो आई। आत्मा जिसे शाश्वत, अविनाशी और दिव्य तत्व के रूप में हमारे हिंदू दर्शन में वर्णित किया गया है, जिसके लिए कहा गया है कि ये ब्रह्म है, परम वास्तविकता है, और हम सबको, आपको, मुझको, सब जीवित प्राणियों को ब्रह्म का अंश माना गया है। हमारे वेदांत दर्शन में विशेष रूप से वर्णित है कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। और हमारे लिए कहा जाता है, मनुष्य के भीतर के लिए कहा जाता है, आई एम द डिवाइन फ्लेम, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे भीतर ही ब्रह्म है। और ब्रह्म क्या है? आत्मा के रूप में वास करता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने इसी आत्मा को वर्णन करते हुए अर्जुन को समझाया था कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, और ना ही जल गीला कर सकता है, और ना ही वायु सुखा सकती है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, उसी प्रकार जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहन लेते हैं। कृष्ण ने यह भी कहा कि आत्मा जो है वो शरीर में रहने वाले साक्षी या परिवेक्षक के रूप में वास करती है शरीर के भीतर। जो व्यक्ति के कर्मों, जिसके शरीर में वो है, उसके कर्मों और अनुभवों को देखती है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होती। लेकिन एक और शब्द है, आत्मग्लानि। कभी कभी आत्मा को ग्लानि होती है कि जिस शरीर में मैं वास कर रही हूँ उस व्यक्ति के कर्म कैसे हैं। ये जो आत्मग्लानि है, ये बदलते माहौल में, जिस बदलते वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, आप और हम सब महसूस रहे हैं। ऐसे में 3 व्यक्तियों को गत सप्ताह आत्मग्लानि का बोध हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। इनमें से एक हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। वही डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने 1980 में अटल जी और आडवाणी जी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। उन दिनों एक नारा बड़ा चर्चित हुआ था। अभी आपसे बात करते करते मुझे वो नारा याद आ गया कि भाजपा की 3 धरोहर
अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। वर्तमान में अटल जी अब रहे नहीं हैं और आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी, जिनको भाजपा की धरोहर कहा जाता था, वे हाशिए में पड़े हैं। तो हाशिए के इस दौर में अचानक मुरली मनोहर जोशी जी की आत्मा जाग उठी है। उनको शायद आत्मग्लानि हुई होगी और उन्होंने वक्त के बदलते मिजाज को पहचान कर उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ उच्चतम न्यायालय को एक पत्र लिखा है। ये पत्र चर्चाओं में आ चुका है, बहुत सारे आप लोगों को पता होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राजा, पूर्व के कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह के साथ मिलकर मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय BR गवई साहब को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में चल रही 4 धाम परियोजना, जो ऑल वेदर रोड्स बनाई जा रही हैं, उनको लेकर अपनी गंभीर चिंताएं जताई हैं और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसकी पुनर्समीक्षा करें। 2020 में 4 धाम परियोजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसको 2021 में रिवाइज कर दिया गया। मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जो पत्र सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है, उसमें दस्तखत करने वालों में कर्ण सिंह तो हैं ही हैं, उसमें पद्मश्री से सम्मानित उत्तराखंड के पर्यावरणविद शेखर पाठक जी हैं, उसमें महान लेखक और इतिहासकार और पद्म भूषण से सम्मानित रामचंद्र गुहा जी हैं, उसमें RSS के पूर्व विचारक KN गोविंदाचार्य हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद रहे रेवती रमन सिंह हैं, IIT खड़गपुर के प्रोफेसर अनिरुद्ध सरकार जैसे नाम शामिल हैं। 57 लोगों ने ये पत्र लिखा है। पत्र का मूल स्वर यह है कि हिमालय जैसे नाजुक और आपदा प्रभावित क्षेत्र में 12 मीटर चौड़ी सड़कों का निर्माण एक खतरा है। इन नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 5.5 मीटर चौड़ाई को मंजूर किया जाता है, लेकिन 2021 में जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने पुनर्विचार याचिका लेकर गई तो 2021 में निर्णय को बदलकर 5.5 मीटर से बढ़ाकर इसे 12 मीटर कर दिया गया। जोशी और कर्ण सिंह तथा उनके साथ 57 अन्य व्यक्तियों का मानना है कि इस निर्णय ने हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन और आपदाओं की संख्या में भारी इजाफा कर दिया है। डॉक्टर जोशी ने और उनके साथियों ने पूरा अपने पत्र में हवाला दिया है कि उत्तराखंड में किस प्रकार की तबाही आ रही है, जिसको कहा तो जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन असल में वे इस प्रकार की परियोजनाओं के चलते मनुष्य जनित आपदाएं हैं। पत्र में विशेष रूप से उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर स्थित भगीरथी इको सेंसिटिव जोन का उल्लेख किया गया है। यहाँ आपको स्मरण रहे कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर एक बाईपास को भी मंजूरी दी गई है। इस बाईपास के निर्माण के लिए लगभग 3000 पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित है, जिससे कि 17 हेक्टेयर जंगल खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस घाटी में देवदार के 6000 पेड़ों के काटने का भी प्रस्ताव है। आप जानते हैं देवदार हमारे लिए कितना उपयोगी है। हाल ही में इसी क्षेत्र में भारी हिमस्खलन के चलते सैकड़ों लोग दब गए थे। पत्र में कहा गया है कि हिमालय में लगातार हो रही आपदाएं न केवल स्थानीय लोगों की जान और आजीविका पर संकट डाल रही है, पर कि पूरे देश के लिए आर्थिक दृष्टि से भारी नुकसान ला रही है। सड़क चौड़ीकरण की आड़ में हो रहे निर्माण से पारिस्थितिकी और धार्मिक आध्यात्मिक धरोहर दोनों पर खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर जोशी और कर्ण सिंह और उनके साथ 57 अन्य लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 2020 के फैसले को बदलकर जो मंजूरी दी है वे हिमालयी क्षेत्र के लिए बेहद घातक है। इससे क्या समझ आता है कि अब भाजपा के भीतर जो चेतनावान लोग हैं, आत्मवान लोग हैं, उन्हें भी आत्मग्लानि होने लगी है और वो मुखर होने लगे हैं। इसी प्रकार एक दूसरे व्यक्ति सामने आए हैं और ये जो दूसरे व्यक्ति सामने आए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया में ट्वीट किया है, एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो ट्वीट किया है वो बहुत ध्यान देने योग्य है और वो ये भी बताता है कि आत्मग्लानि कई बार ऐसे लोगों की को भी होती है जिनकी आत्मा को हम मरा हुआ मान लेते हैं। ये सज्जन कौन है आप जानते हैं?
ये सज्जन हैं सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक रह चुके एम नागेश्वर राव, जिन्हें कभी सत्ता का बेहद करीबी अफसर माना जाता था, उनको सत्ता का पिट्ठू माना जाता था, जिनके कार्यकाल में कई विवादित फैसले हुए हैं और सीबीआई की साख गिरी है। आपको याद होगा कि 2018 का दौर था जब सीबीआई के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच में टर्फ वॉर शुरू हो चुकी थी। आलोक वर्मा सीबीआई को अपने तरीके से निदेशक थे, चलाना चाहते थे, और उस समय के तत्कालीन विशेष निदेशक स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई सरकार के जो पूरी तरह पिट्ठू कहलाए जाते थे, वे उनके कामकाज में अड़ंगा लगा रहे थे और उनका विवाद इतना फैला कि एक दिन अचानक अनहोनी हुई थी। केंद्र सरकार की एजेंसियां, मतलब सीआरपीएफ थी या कोई और सुरक्षा एजेंसी थी, और दिल्ली पुलिस सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई थी। आलोक वर्मा रात में हटाए गए थे, रातों रात हटाए गए थे और उनके कमरे में ताला डाल दिया गया था। ऐसा असंभव कार्य केवल इसी सरकार में हो सकता है, जैसा 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा था। न भूतो न भविष्यति वाला कार्य इसी सरकार में होते हुए हम देख रहे हैं, कई कार्य देख रहे हैं। बहरहाल आलोक वर्मा, ऐसा कहा जाता है, बड़ी चर्चाएं थी कि राफेल जो विवाद चल रहा था उस पर एक एफआईआर दर्ज करने जा रहे थे, जिसके कारण उनको हटा दिया गया था। बहरहाल उनको हटाए जाने के बाद जब अंतरिम निदेशक नियुक्त करने की बात आई तो सरकार ने एम नागेश्वर राव को सीबीआई का इंटरिम डायरेक्टर अपॉइंट किया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत माना था, क्योंकि एक प्रावधान है सीबीआई डायरेक्टर को नियुक्त करने का, जिसमें नेता विपक्ष भी शामिल होता है, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, और संभवतः उस समय तक मुख्य न्यायाधीश उस कमेटी का हिस्सा होते थे जो सीबीआई डायरेक्टर का चयन प्रक्रिया का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने एम नागेश्वर राव को अपॉइंट किए जाने की बाबत कठोर टिप्पणी की थी। मैं आपको सुनाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था, द गवर्नमेंट बाईपास द हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी एंड इन कंप्लीट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर यूनिलैटरली मेड द इंटरिम अपॉइंटमेंट। यानी सरकार ने स्थापित प्रक्रिया को पूरी तरह दरकिनार करते हुए एक तरफा नियुक्ति की है। यह टिप्पणी केवल एक सामान्य टिप्पणी नहीं थी, बल्कि इसने सत्ता के दखल को लेकर तब गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए थे। बहरहाल नागेश्वर राव साहब कार्यवाहक निर्देशक रहे कुछ समय के लिए और उन्होंने आते ही उथल पुथल मचा दी। उन्होंने जैसे ही डायरेक्टर बने, आलोक वर्मा के समय तैनात अधिकारियों के जो विशेष मामलों को देख रहे थे, उनके तबादले भारी तादाद में कर दिए थे। आपको बिहार के मुजफ्फरनगर जिले का एक केस याद होगा, जिसको कि हम मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड कहते हैं। मुजफ्फरपुर का ये मामला था जहाँ पर लड़कियों के साथ, जो शेल्टर होम्स में रहती लड़कियाँ थी, उनके साथ एक बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया था। इसकी जांच सीबीआई का जो अधिकारी कर रहे थे, उनको भी नागेश्वर राव ने हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब ये मामला भी अदालत में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने आदेशों का उल्लंघन माना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के लिए कह चुका था कि इसके जांच अधिकारी को बदला नहीं जाएगा। तब अदालत ने साफ कहा था कि वी आर गोइंग टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, यू हैव प्लेड विद अवर ऑर्डर, नाउ गॉड हेल्प यू। इतना नाराज सीबीआई से और नागेश्वर राव से सुप्रीम कोर्ट हो गया था कि उन्होंने कहा कि हम बहुत नाराज़ हैं कि आपने हमारे फैसले को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए अब हम आपके इस कदम को सीरियसली ले रहे हैं। और उन्होंने जिस दिन ये अपनी बात कही थी, उस दिन नागेश्वर राव को, जो इंटरिम डायरेक्टर थे सीबीआई, उन्हें कोर्ट में ही एक कोने में खड़ा होने की सज़ा दी थी। ये सांकेतिक सज़ा थी, लेकिन बहुत बड़ी सज़ा थी। उन्होंने जो जॉइंट डायरेक्टर लीगल थे सीबीआई के, उन्हें और इंटरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट में एक कोने में खड़ा कर दिया था। उस दौर में नागेश्वर राव साहब की छवि एक ऐसे अधिकारी की बन गई थी जो राजनीतिक दबाव में अपने आकाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप फैसले ले रहे हैं। अब लेकिन वक्त बदल गया। नागेश्वर राव रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनकी आत्मा जग गई है। उन्होंने 27 तारीख को एक एक्स हैंडल में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्वीट किया और सीधे सीधे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने निशाने पर ले लिया है। अंग्रेजी में है ये, मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने भारत के निर्वाचन आयोग के नाम ये ट्वीट किया है और लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार लोकसभा चुनावों की दहलीज पर 75 लाख महिलाओं को सार्वजनिक धन से, पब्लिक मनी से 10,000 रुपये प्रति महिला ट्रांसफ़र करना सामूहिक रिश्वतखोरी। शब्द सुनिए उन्होंने क्या लिखा है, सामूहिक रिश्वतखोरी का घोर उदाहरण है। यह सार्वजनिक संसाधनों का जानबूझकर दुरुपयोग और दुष्प्रयोग है, जिसका मकसद चुनावी नतीजों को प्रभावित करना है। यह न केवल निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और तटस्थता को कमज़ोर करता है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा प्रहार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की पवित्रता बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है, नागेश्वर राव साहब ने, जो कभी इसी सरकार के पिट्ठू हुआ करते थे, उन्होंने अब क्या लिखा है सुनिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप राष्ट्रपति भवन को अनुशंसा करें कि बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होते ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और चुनावों को कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाए। मैं संवैधानिक प्रावधानों से भली भांति अवगत हूँ, परंतु निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है कि वो केवल उनके शब्दों तक सीमित ना रहे, बल्कि उनके भाव को आत्मसात कर लोकतंत्र की रक्षा करे। यदि आवश्यक हो तो इस संदर्भ में आपको सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप भी लेना चाहिए। यह निर्वाचन आयोग के लिए एक नाजुक क्षण है और वह अपनी क्षीण हुई विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित कर सकता है, क्योंकि वो चुनावी ईमानदारी का संवैधानिक संरक्षक है और यही लोकतंत्र की नींव है। अभी कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हमारे चुनावी तंत्र पर जनता का विश्वास ढह सकता है। कितनी गंभीर बात कही है, और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उन्होंने सार्वजनिक रिश्वतखोरी, पब्लिक ब्राइबरी का आरोप लगा दिया है। इससे क्या संकेत मिलते हैं? वही संकेत मिलते हैं जो वक्त फिल्म का गीत कहता है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस बहाने वक्त का बदले मिजाज। अब आगे सुनिए। एक और व्यक्ति हैं जो बहुत टीवी चैनलों में आते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं और बड़े गुस्से में बोलते हैं। खासकर कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जब उनकी बहस में सुनता था, वो उल जलूल तर्क देते थे और ये केवल आर्मी से रिटायर्ड थे, तो इस बात को बार बार सामने रखकर ये जताते थे कि उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वकील बनकर टीवी चैनलों की डिबेट में आते थे। उनको बुलाया ही गोदी मीडिया द्वारा इसलिए जाता था कि वे एक रिटायर्ड फौजी होने के नाते खूब चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अपने फौजी होने का दम्भ भरेंगे और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास करेंगे। ये साहब हैं, आप सब इनको जानते होंगे, सेवानिवृत्त मेजर जनरल GD बख्शी। इन्होंने भी अपनी लाइन बदल ली है। इन दिनों इनके सुर बदल गए हैं और ये भी अब सत्ता के खिलाफ जाते नज़र आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी भी आत्मा जाग गई है और ये आत्मवान होने का अब प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोस्ट डाली है और इन्होंने उसमें क्या कहा है ये सुनिए। GD बख्शी साहब, रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी साहब ने लिखा है, लद्दाख में संकट और हिंसा के दृश्य देखकर मेरे दिल में दर्द की चुभन होती है। 4 लोग मारे गए और 70 से अधिक घायल हुए। लद्दाख के लोग इतने साधारण और मधुर स्वभाव के हैं। बौद्ध होने के नाते वे दयालु हैं, फिर भी वे दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्वतीय सैनिक हैं। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपनी जान दी है और वीरता के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें अशोक चक्र भी शामिल है। उस शांग्रीला में किसी भी पीड़ा को देखकर मुझे दुख होता है। शांग्रीला एक दर्रे का नाम है। लद्दाख एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक सीमावर्ती राज्य है। हमें इन बहादुर और देशभक्त लोगों को अलग थलग करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं GD बख्शी साहब, हमें वहाँ की किसी भी पीड़ा या कष्ट के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि CIA का खेल फिर से खेला जा रहा है और NGO रंगीन क्रांति को मंचित करने के लिए पैसे डाल रहा है। CIA हमेशा अशांत पानी में मछली पकड़ता है। लद्दाखियों की मांगें
अब वो ये भी कह रहे हैं कि एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि CIA इन्वॉल्व है, मगर आगे उन्होंने जो लिखा वो बड़ा खास महत्वपूर्ण है। वे कह रहे हैं कि लद्दाखियों की मांगें अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हैं, वे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? भारतीय जनता पार्टी ने इसका वादा किया था, हम इसे क्यों नहीं दे रहे हैं? यह पूर्वोत्तर राज्यों और LLP में लागू है। युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं। पहाड़ी राज्य पर्यावरणीय रूप से नाजुक है। मुझे लगता है हमें इन बहादुर और देशभक्त लोगों को लाड़ प्यार करना चाहिए और इनका पोषण करना चाहिए। भारत इन्हें अलग थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकता है। हालांकि हिंसा गलत है और कानून व्यवस्था को लागू करना होगा। इन्होंने इसके अतिरिक्त भी कहा है कि सोनम वांगचुक एक पढ़े लिखे और बहुत विद्वान और संवेदनशील व्यक्ति हैं, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ये मेजर जनरल सेवानिवृत्त मेजर जनरल GD बख्शी साहब का कथन है। इन 3 उदाहरणों से मित्रों साफ झलकता है, इंडिकेशन क्या मिलता है कि राजनीतिक और संस्थागत माहौल अब बदलने लगा है। वक्त का मिजाज बदल रहा है। जब सत्ता के करीबी माने जाने वाले चेहरे ही सत्ता की आलोचना करने लगे, तो ये इसका सीधा असर ये है कि उनको भी महसूस हो रहा है कि अब जन आक्रोश बढ़ने लगा है। अब हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद की बातें करके, काशी की बात करके, मथुरा की बात करके जनता को बरगलाया नहीं जा सकेगा। तो मुख्य एजेंडा था, जो जनता चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने, वो राम मंदिर बन चुका है। स्वयं RSS के सर्वे सर्वा मोहन भागवत जी ने कहा था राम मंदिर निर्माण के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं तलाशी जा सकती है, मगर अब तो भागवत जी के भी सुर बदल गए हैं। भागवत जी ने कह दिया है कि RSS मंदिर मथुरा और काशी में सक्रिय नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी दिखाते हुए कह दिया कि स्वयं सेवकों को छूट है कि वो चाहें तो वो अगर काशी और मथुरा के लिए कोई आंदोलन शुरू होता है तो उसका हिस्सा बन सकते हैं। आप पूरे देश में देखिए, जहाँ चरम पर बेरोजगारी है, इकोनॉमी के इतने बड़े होने के दावे किए जा रहे हैं और अजीबोगरीब जुमलेबाजी की जा रही है। पहले यही सरकार GST बढ़ाती है, फिर यही सरकार जब हिलने लगती है तो GST को कम कर देती है और GST उत्सव मनाने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हर राज्य के भाजपा के जो मुख्यमंत्री है वो कर रहे हैं। किस बात का उत्सव? आपने 1,63,000 या कितनी बड़ी रकम है, 1,63,000 करोड़ है, या शायद मैं गलत डाटा दे रहा हूँ, इससे भी अधिक रकम इन 8 सालों में जनता से वसूली है, अधिक कर लगाकर। अब आप उसको कम करके कह रहे हैं कि उत्सव मनाइए, हमने तो कम कर दिया GST। और सच बात यह है, जो GST से जुड़े लोग हैं, जिन पर मैं आपसे सेपरेटली चर्चा करूंगा, वो कह रहे हैं कि कुछ कम नहीं हुआ है। आपने कपड़े से GST 18% से उठाकर 5% कर दिया, लेकिन धागे में GST को बढ़ाकर 5% से 18% कर दिया। जब मूल में ही GST बढ़ा दिया गया है तो कपड़ा कैसे सस्ता होगा? ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ऐसा किया गया। सरकार कर क्या रही है? फिर से जुमलेबाजी का सहारा ले रही है। जहाँ पर भी जो घटना हो रही है, जो प्रतिरोध के स्वर उभर रहे हैं, उनको या तो हिंदू मुस्लिम में बदलने का नैरेटिव गढ़ा जाने लगा है, और या फिर राष्ट्रवाद की बातें फिर से की जाने लगी है। तो ऐसे समय में वक्त फिल्म का गाना हमारे सत्ताधीशों को याद करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि वक्त का मिजाज बदल रहा है, और जो लोग बहुत चिंतित थे, बहुत समय से दुखी थे कि चीज़ें बदल नहीं रही हैं, जनता अंधभक्त हो गई है, उनको आशा जी का गीत सुनना चाहिए कि किसके आने की खबर लेके हवाएं आई। बदलाव के आने की खबर लेकर हवाएं आई हैं। निश्चित तौर पर जो कुछ चल रहा है उससे कोर्स करेक्शन तो इस मुल्क में अब होगा ही होगा। धन्यवाद।